नीट 2025 की काउंसलिंग जो है डिफरेंट स्टेट्स में चल रही है। ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो चॉइस फिलिंग की अभी पोस्टपोन्डेड हैं। इस बीच में वेस्ट बंगाल की आज 12 सितंबर को सेकेंड राउंड की वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। इसके बाद 15 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 15 से 17 तारीख तक स्टूडेंट्स चॉइसेस भर पाएंगे। 20 तारीख को अलॉटमेंट है और उसके बाद रिपोर्टिंग सेंटर्स पे जाकर के स्टूडेंट्स जो है अपने बैंक गारंटी बॉन्ड, कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर और अपने अलॉटमेंट लेटर के साथ डिफरेंट अलॉटेड सेंटर्स में जाकर के अपने अलॉटेड कॉलेजेस में रिपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कम स्कोर होने की वजह से वेस्ट बंगाल को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि और हम लोगों ने पिछले साल तक का ट्रेंड देखा है कि बहुत लो स्कोर तक में भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिल गई थी। लेकिन इस साल जैसे हम लोगों ने सारे स्टेट्स और सारे इंडिया के कॉलेजेस में देखा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में देखा, डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में देखा, ये कट ऑफ ग्रेजुअली बहुत हाई चला गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये एक्सपेक्टेशन में थे कि जस्ट एलिजिबल होने के बावजूद, जैसे लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में सभी को सीट मिली है, इस बार भी सीट मिल जाएगी, वैसी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई और इस बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लगी। लेकिन सेकेंड राउंड में संभावनाएं स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, क्योंकि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कंटिन्यू डेट्स इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में नई कॉलेजेस की जो है सीट्स आ रही हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट की भी सीट्स आ रही है और बहुत सारे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी सीट्स का इंटेक बढ़ा है और नए कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है और यही सिलसिला स्टेट्स में भी चल रहा है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी इस बार मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे नए कॉलेजेस जो हैं उनमें अप्रूवल आ रहा है और पुराने कॉलेजेस की सीट्स भी बढ़ रही है। जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे अलॉटमेंट आने के बाद स्टूडेंट्स को बैंक गारंटी या बॉन्ड भी देना पड़ता है। अगर ये बैंक गारंटी और बॉन्ड नहीं दे पाते तो उसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अलॉटमेंट होने के बावजूद सेंटर्स पे जाने के बाद निराशा हाथ लगती है और वो रिपोर्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फीस की में भारी डिस्काउंट के बारे में जानते हैं या भारी डिस्काउंट के बारे में उनको बताया जाता है और जिसकी वजह से वो डिफरेंट कॉलेजेस के चॉइसेस फिल कर लेते हैं। लेकिन जब उनका अलॉटमेंट आता है और जब वो रिपोर्टिंग सेंटर्स पे जाते हैं तो बताई गई फीस और एक्चुअल फीस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में सीट नहीं मिल पाती। इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस जो स्टूडेंट फेस करते हैं जब वो काउंसलिंग प्रक्रिया में के बाद अलॉटमेंट प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके सेंटर्स पे जाते हैं। हम लोग कैसे आप कॉलेजेस का चुनाव करें, कैसे आप सही कॉलेजेस का चॉइसेस भरे, कॉलेजेस का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, अलग अलग कॉलेजेस की एक्चुअल फीस क्या है और उनकी डिक्लेयर्ड फीस क्या है, क्या इन दोनों में भी कोई गैप हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जो है जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे मेरिट लिस्ट आने के बाद तो आपको चाहिए होंगे। और उसके लिए जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार कोशिश करूंगा ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी इंफॉर्मेशन देने की, जो कि पिछले 17 सालों से जनरेशन नेक्स्ट ने स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस प्रोवाइड की है, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से और अपने रैंक के बेसिस पे सही कॉलेजेस का चुनाव कर सके। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन लगातार मिलते रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की। जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज जो कि वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द पायनियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि आज इनके पास शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल्स है। इसके अलावा कैंपस और जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ काफी हाई रहता है यहाँ पे, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स को केपीसी नहीं मिलता है वो वेस्ट बंगाल में सेकंड प्रेफरेंस में जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल्स को ही रखते हैं। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि चॉइस भरने से पहले आपको इसकी एक्चुअल फीस पता हो और कॉलेजेस कहाँ पे है, क्या लोकेशन पे है, किस तरह का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की वो सारी इंफॉर्मेशन जो होगी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल जो कि बजबज कलकत्ता में है, यहां हम लोग जानेंगे इस कॉलेज की एमबीबीएस की एलिजिबिलिटी, फीस क्या होगी, इंटर्नशिप में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हॉस्टल आपका यहाँ क्या चार्जेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और कॉलेज की फैकल्टीज कैसी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो होगी इस वीडियो के माध्यम से जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको मिलेगी, ताकि चॉइस भरने समय कॉलेजेस को कैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट में रखेंगे और जगन्नाथ गुप्ता क्यों प्रायोरिटी में होनी चाहिए, इस तरह की सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहां से आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कॉलेज 2016 का एस्टैब्लिश है, जो कि श्री जगन्नाथ गुप्ता के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, जो कॉलेज के जो है फाउंडर हैं। और इसके अलावा जो ट्रस्ट है जो उर्मिला देवी जगन्नाथ गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और जो बजबज कैलकाटा वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश है। इसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज जो है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के द्वारा। जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज में जैसे एमबीबीएस के मैंने बताया आपको, इसके कोर्सेज है जो कि 4.5 साल के कोर्सेज होते हैं और 1 साल का इंटर्नशिप होता है।
अभी फिलहाल कॉलेज में जो है 200 एमबीबीएस सीट्स की इंटेक है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कॉलेज में 50 सीट्स बढ़ भी सकती हैं। तो अगर ये 50 सीट बढ़ जाती है तो कॉलेज में 250 सीट्स हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ, ठीक है, कॉलेजेस में 200 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक स्टूडेंट्स को जो भी एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता है वो नीट में क्वालिफाई होना जरूरी है, या तो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाइड हो या फिर वो अपनी जनरल कैटेगरी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाइड हो। एटलीस्ट अगर वो क्वालिफाइड है तभी वो नीट एमबीबीएस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो बेसिक नॉर्म्स है 12th का, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 40% जो है अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको 10% का बेनिफिट मिल जाता है, और 17 साल मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए एज ऑफ दिसंबर जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में प्लान करें, चाहे आप स्टेट कोटे के लिए प्लान करें या मैनेजमेंट कोटे के लिए प्लान करें या फिर एनआरआई कोटे के लिए प्लान करें। मैनेजमेंट कोटे का मतलब ये नहीं होता है कि कॉलेज के पास अपना कोई कोटा होता है जिसके अंतर्गत वो आपको एडमिशन दे सकता है। मैनेजमेंट कोटे का मतलब कॉलेजेस में जो टोटल सीट्स हैं वो 3 कैटेगरी में बांट दी गई हैं। एक स्टेट कोटा जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए ही है। जो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को इस कैटेगरी में सीट्स मिलती है। मैनेजमेंट कोटा जो कि ओपन टू ऑल है, मतलब पूरे इंडिया के सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एनआरआई कोटा जिसमें जो भी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उनके लिए ये कैटेगरी होती है, और ये तीनों ही कैटेगरी में जो आप एडमिशन के लिए प्लान करेंगे वो एडमिशन जो होगा वो डब्ल्यूबीएमसीसी के नीट यूजी काउंसलिंग के माध्यम से ही हो सकता है, मैनुअल एडमिशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पे 1 ईयर का इंटर्नशिप कंपलसरी इंटर्नशिप होता है, जहां पे स्टाइपेंड जो होता है इस कॉलेज में लगभग 20 से 25 हजार का स्टूडेंट्स को मिलता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ से नीट यूजी करने के बाद या नीट पीजी करने के बाद गवर्नमेंट के जॉब में, ऑफिशियल जॉब में, हॉस्पिटल प्लेसमेंट में भी जा सकते हैं। तो थोड़ा फीस स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग नजर डाल ले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा कॉलेजेस में फीस है। वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस हैं इन सारे कॉलेजेस को फीस जो है ये बेसिकली 3 कैटेगरी में जो है दी गई है। एमबीबीएस की फीस स्टेट कोटे में है, मैनेजमेंट कोटे में और एनआरआई कोटे में है। अगर हम लोग 2025-26 फीस की अप्रूवल की बात करें तो स्टेट कोटे की जो फीस है दैट इज 2,74,000 पर सेमेस्टर। एडमिशन चार्ज जो है 50,000 है। कॉशन मनी 15,000 है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल का 25,000 रुपया स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। तो टोटल ट्यूशन फीस जो हो जाती है वो 25,56,000 रुपए टोटल 4.5 साल की ट्यूशन फीस हो जाती है। वहीं पे जैसे ही हम लोग मैनेजमेंट कोटा की ओर बढ़ते हैं तो फीस स्ट्रक्चर जो होगा वो पर सेमेस्टर 10,94,000 हो जाता है। बाकी सारे चार्जेस तो सेम रहते हैं, लेकिन फीस जो होगा वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो होता है वो लगभग 4 टाइम्स जो होता है फीस स्टूडेंट्स की हो जाती है। तो लगभग 10,94,000 पर सेमेस्टर की फीस हो जाती है, जो 99,36,000 बनती है। और वहीं पे एनआरआई कोटे की अगर हम लोग बातचीत करें तो फीस जो है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स का जो फीस हो जाता है, जो कि एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है। अब आप सिंपल चीज समझिए, जैसे ही किसी भी कॉलेज में जब फीस स्ट्रक्चर कम होता है, जब किसी भी स्टेट में अगर आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुअली ये देखते हैं कि आप किसी भी स्टेट में कट ऑफ अगर बहुत हाई जा रहा है तो एक बेसिक फंडामेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस का रेपुटेशन, कॉलेज का एजुकेशन, ये सारी चीजें तो मैटर करती हैं, बट फीस स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, जिसकी वजह से लो फीस स्ट्रक्चर जहां पे भी होगा वहां पे कट ऑफ ग्रेजुअली बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा। और सेम चीज स्टेट कोटा में होती है, क्योंकि टोटल फीस 25,56,000 ही है। तो वैसे स्टूडेंट जो जस्ट गवर्नमेंट से चूकते हैं वैसे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के लिए नॉर्मली इंटाइटल होते हैं, और कट ऑफ काफी हाई रहता है यहाँ पे। अगर हम हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी के हॉस्टल अवेलेबल हैं। ट्रिपल नॉन एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं, ट्रिपल एसी भी अवेलेबल है, और सिंगल एसी रूम्स भी अवेलेबल है, जिनके ग्रेजुअली चार्जेस जो है वो सालाना जो है 1,80,000 पर एनम, 2,16,000 पर एनम एंड 2,64,000 पर एनम के आसपास जो है इंक्लूडेड होते हैं। ये वैरी करता रहता है, ठीक है ना। तो ये हॉस्टल चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट हॉस्टल चार्जेस जो रहेंगे वो जब आपका एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद एग्जैक्ट आपको पता चलता है, और ये एनुअली ही आप पे कर सकते हैं हॉस्टल चार्जेस। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, अगर कॉलेज के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानकारी देख ले तो जिम्स के पास जो है अपना खुद का 1250 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि पहले 1000 बेडेड था, 1050 बेडेड था, बट ये बढ़ करके 1250 बेडेड हॉस्पिटल हो चुका है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं पीजी के, जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, ऑब्स गायनी, इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा, आईसीयू, एनआईसीयू जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके अलावा एक्सीलेंस जो है यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए काफी बढ़िया है।
अगर हम पेशेंट फ्लो की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट पे आप पर्सनली जब विजिट करेंगे तो पेशेंट फ्लो भी काफी बढ़िया इस कॉलेज का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज के अंदर इन हाउस इनका अपना मॉल है। इसके अलावा इन हाउस इनके बैंकिंग और बाकी सारी फैसिलिटीज भी कॉलेज कैंपस में अवेलेबल हैं। तो किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पढ़ाई के दरमियान जो एक 4.5 साल का समय बिताने के लिए जो एक एम्बियंस चाहिए होता है, ताकि वो पढ़ने के साथ-साथ उनको वो इंटरेस्ट भी आए कि मुझे यहाँ पे एजुकेशन लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं। और यहाँ के हाइली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो होते हैं, वो एनएमसी नॉर्म्स के हिसाब से है, जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट को और बेटर और बेहतर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल लेक्चर हॉल्स विथ स्मार्ट क्लासरूम्स अवेलेबल है, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी फॉर एनाटॉमी अवेलेबल है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी भी है यहाँ पे। सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें 15,000 से अधिक मेडिकल्स के बुक है और नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स के भी बुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही शानदार और खूबसूरत लाइब्रेरी उन्होंने बनाई हुई है, काफी स्पेसियस है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है इस कॉलेज का। इसके अलावा सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद इन हाउस मेस और वाईफाई जो होता है, वो बेसिक्स जो होते हैं वो सारी चीजें है, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिम्नेजियम जैसे सारे बेसिक फैसिलिटीज जो है वो इन कैंपस स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप प्लान कर रहे हैं जगन्नाथ गुप्ता के लिए तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टूडेंट्स जब इस कॉलेज के लिए प्लान करते हैं तो एक बार आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस कॉलेज में बैंक गारंटी जो है वो एप्लीकेबल है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बैंक गारंटी छोड़ देते हैं, लेकिन जगन्नाथ गुप्ता में बैंक गारंटी एप्लीकेबल है। तो जब आप चॉइस भरे तो उससे पहले एक बार ये जरूर इंश्योर कर ले कि कॉलेज की फीस जो है क्या इसमें बैंक गारंटी मैनेज हो जाएगी या बैंक गारंटी आपको कंपलसरी देनी पड़ेगी। कैसे आप बैंक गारंटी को वेव ऑफ कर सकते हैं, इसके लिए 1-to-1 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और चॉइसेस भरने से पहले आप ये जरूर इंश्योर कर ले कि आपकी एक बार बातचीत हो चुकी हो, ताकि अलॉटमेंट आने के बाद ऐसा ना हो कि आपको निराशा हाथ लगे आप एडमिशन लेने के लिए जब जाए तो चूंकि आपको रिपोर्टिंग करने में चैलेंजेस महसूस हो। तो जनरेशन ने शिक्षा समाधान जो है कोशिश करेगा कि काउंसलिंग में आपके इन चैलेंजेस में आपकी मदद कर सके। सो अगर आप नीट एस्पिरेंट और चॉइस फिलिंग का समय आने वाला है, 15 तारीख से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, सेकंड राउंड में आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिले प्रॉपर्ली, तो वी आर कैलकाटा बेस्ड एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर, जहां पे हम लोग स्टूडेंट्स को 1-to-1 गाइडेंस भी करते हैं। और जब वे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसमें भी हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ रिपोर्टिंग से लेकर के अगले 4.5 साल तक हम लोग इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग उनके साथ किसी न किसी तरीके से अवेलेबल रहे, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो फर्स्ट राउंड में अगर आप नॉन अलॉटेड है और सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्टर्ड है, तो आप कौन कौन से कॉलेजेस को चॉइसेस में रखें, नए कॉलेजेस आने की वजह से किन कॉलेजेस का आपको अरेंजमेंट रखना चाहिए ताकि आपका अलॉटमेंट कंफर्म आ जाए। और इसके अलावा आपके डिफरेंट कॉलेजेस में फर्स्ट पेमेंट आपका क्या रहेगा, बैंक गारंटी कैसे वेव ऑफ हो सकती है, और इसके अलावा आपका जो है टोटल फीस क्या रहेगा, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप अगर नीट एस्पिरेंट है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए और जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के में एडमिशन प्रोसेस को और बेहतर और आसान बनाने के लिए 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।